हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से यूपी टेट और सी टेट की तैयारी में लगे होंगे। और हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस सेट हैं। अगर आप कर लेंगे तो समझ लीजिए 100% मैं बताती हूँ कि आपका एग्जाम यूपी टेट का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से जो भी मैं प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ, जो क्वेश्चन करा रही हूँ, अच्छी तरीके से जरूर एक बार पूरी अच्छी तरीके से इसको देखें पूरी वीडियो। और वीडियो पूरी अवश्य देखें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और इसके अलावा ये सब क्वेश्चन और भी एग्जाम में आते रहते हैं, जैसे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन जो हैं, ईवीएस के क्वेश्चन जो हैं, वो और भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इसी के साथ मैंने पहले टीईटी बीईटी की काफ़ी अच्छी तैयारी करवाई थी और मैं थोड़े दिन इसका पेपर होने के बाद मैं एलटी ग्रेड की तैयारी शुरू कराऊँ, क्योंकि इसकी वैकेंसी आने वाली है। और अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी हिस्ट्री और सिविक से करना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और पहले की वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी, पहले की वीडियो अवश्य देख लें, बहुत ही लाभ मिलेगा उन्हें भी। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाएँ और पहले की वीडियो अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, और इस परिपेक्ष में एक शिक्षक की भूमिका क्या है। ठीक है, एक भूमिका क्या होती है? संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की, तालमेल बैठाने वाले की। ठीक है, तो एक शिक्षक इस स्थिति में क्या भूमिका निभाता है? बच्चे में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। ठीक है, लेकिन हमारी शिक्षक की उसमें जो है भूमिका क्या है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुगमकर्ता की। ठीक है, शिक्षक ज्ञान और जो है अर्थ को क्या करता है? शिक्षक उसको बच्चों के ज्ञान को बढ़ाने में क्या करता है? सुगमकर्ता की भूमिका निभाता है। ठीक है, शिक्षक की भूमिका होती है उसे सुगम बनाया जाए। सेकेंड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्च अक्षमता, निम्न औसतीय मानसिक क्रियाएं, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, उच्च श्रेणी की मानसिक क्रियाएं। इसमें से कौन सी प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है पूछा है। ठीक है, तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, निम्न औसतीय मानसिक क्रियाएं। ये जो उच्च प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी ये क्रियाएं प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी मानसिक जो प्रक्रियाएं होती हैं वो उच्च श्रेणी की होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियमों और कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक क्या कहलाता है? को क्या कहलाएगा? ठीक है, जो नियमों और कानूनों के विरुद्ध व्यवहार जो है करता है वो बालक क्या कहलाएगा? ना ही वो पिछड़ा बालक कहलाएगा, ना ही मंद बुद्धि बालक, ना ही जड़ बुद्धि, वो कहलाएगा बाल अपराधी। ठीक है, क्योंकि सामाजिक नियमों और परंपराओं के विरुद्ध व्यवहार करता है। एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए प्रगतिशील की भूमिका में, प्रभुत्ववादी भूमिका में, प्रजातांत्रिक या प्रभावशाली भूमिका में। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 का ऑप्शन 3, प्रजातांत्रिक भूमिका में। ठीक है, निभाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है। ठीक है, सबसे उपयुक्त कार्य है व्यक्तिगत समायोजन, सामाजिक व राजनीतिक चेतना, व्यवहार परिवर्तन, स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना। तो अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य क्या होना चाहिए? ये है सामाजिक और राजनीतिक चेतना जागृत होना। ठीक है, सबसे जरूरी और उपयुक्त कार्य होना चाहिए। सिक्स क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चे द्वारा दी गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, यह इंगित करता है क्या करता है या क्या संकेत करता है? ठीक है, इंगित का मतलब संकेत होता है, तो क्या संकेत करता है? वह बच्चे का शुभचिंतक है? नहीं। उसमें ज्ञान की कमी है? नहीं। वह कुंठित है? वह संवेदात्मक रूप से संतुलित नहीं है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वह संवेदात्मक रूप से संतुलित नहीं है, इसलिए वह छोटी छोटी गलतियों पर क्या करता है? क्रोध प्रकट करता है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, और यह भारतीय विद्यालय शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है? नहीं, यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्कृतियां प्रस्तुत करता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है? ठीक है, आकलन की क्या आवश्यकता है अधिगम में? ग्रेड व अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण से गए उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। और 8 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रेरणा के लिए।
ठीक है, आकलन करना किसके लिए आवश्यक है? प्रेरणा के लिए, अधिगम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशल सीखने की पहली अवस्था, यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। तो कौशल सीखने की सबसे पहली आवश्यकता कौन सी होती है? वो होती है अनुकरण। ठीक है, पहली अवस्था क्या? अनुकरण। अनुकरण के द्वारा ही कौशल को पहले हम सीख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। मानसिक आयु का, तो विनय साइमन ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था मानसिक आयु का। यानी मानसिक जो आयु होती है कैसे निकाली जाती है, ये विनय साइमन ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, मान लीजिए किसी बच्चे की आप मानते हैं कि उसकी शारीरिक आयु 10 वर्ष है और उसकी मानसिक आयु क्या है? उसकी मानसिक आयु जो है वो 12 वर्ष है। तो ये होती है। और मानसिक आयु शारीरिक आयु कैसे निकालें? मान लीजिए शारीरिक आयु है और उसने क्या किया है कि उसने 12 वर्ष का जो बच्चा कोई सवाल हल कर सकता है, ठीक है, तो उसको उसने हल कर दिया, तो उससे मानसिक आयु निकाली जाती है। ठीक है, किसी 8 वर्ष के बच्चे ने 10 वर्ष के बच्चे जितना कोई सवाल दिया गया 10 वर्ष के बच्चे की, तो उसने उस सवाल को अगर हल कर दिया या उस उत्तर को बता दिया उसने, तो ये माना जाएगा कि वह है तो 8 वर्ष का लेकिन उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? उसकी 10 वर्ष की है। तो सर्वप्रथम मानसिक आयु का जो है प्रयोग किसने किया था? मानसिक आयु कैसे पता लगाया जाता है? ये इसी तरीके से पता लगाया जाता है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया था विनय साइमन ने। छोटी कक्षा के, जैसे 8वीं कक्षा का विद्यार्थी और उसे 10वीं कक्षा का सवाल दे दिया और वो हल कर ले, तो यह माना जाएगा वह जितने साल का होगा और उसमें वह माना जाएगा कि वह उसकी मानसिक आयु उतनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। मांटेसरी, खेल विधि, किंडरगार्टन। राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, सभी विधियां आवश्यक हैं, उत्तम है। ठीक है, शैशवावस्था के लिए। नेक्स्ट है प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। प्रभावी, भावात्मक, संरक्षण उन्मुखी, सुरक्षा उन्मुखी। और 12th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3, संरक्षण उन्मुखी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, माता पिता की ओर से दबाव। तो अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है कौन सा कारक? ठीक है, और 13 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? अर्थपूर्ण जो संबंध होता है वो सहयोग सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। आकलन 4th क्वेश्चन है बच्चों को लेबल करने, नाम करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। बच्चों में प्रतियोगितात्मक जो है भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। सीखने में सुधार का एक तरीका है। और 14 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। क्या है आकलन? सीखने में सुधार का एक तरीका है, क्योंकि आकलन कैसे होगा? अगर हम उसको बच्चे का टेस्ट लेते हैं या बच्चे से कुछ पूछा जाता है और वो कोई गलती करता है तो दोबारा हम उसको सुधारेंगे और उससे कहेंगे, तो ये चीज होती है उसका आकलन करना। ठीक है, 15 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। यह एक दर्शन है सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। और यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। और 15 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3 है। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। 16 क्वेश्चन है वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें, उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, उन्हें कक्षा से अलग बिठाएं, उन पर ध्यान न दें क्योंकि वो दूसरे विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। और 16 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें, उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। ठीक है, 7th क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन इतने कठिन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप खुद ही राइट ऑप्शन जो है आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, और एग्जाम में भी थोड़ा सा सोच विचार कर करेंगे तो मुश्किल परीक्षा यूपी टेट बिल्कुल नहीं है, आसान परीक्षा है। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या ने सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश का अभाव, विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। और 17 क्वेश्चन
का राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, वंचित की समस्या ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं, क्या है, आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर, इनमें से कोई नहीं, और 18 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आश्रित चर है। RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य का घंटे जो है वो कितने हैं, वो हैं माने गए हैं 45। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार मैंने इस क्वेश्चन को देखा है, यूपी टेट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि, प्रेरणा, और 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है प्रेरणा। छात्रों में, ठीक है, बालकों में रुचि उत्पन्न कैसे की जा सकती है, उन्हें प्रेरणा देकर, ठीक है, उन्हें उत्साहित करके आप जो है उन्हें, उनको उस कार्य को जो भी पढ़ रहे हैं उसमें रुचि उत्पन्न की जा सकती है प्रेरणा के द्वारा। 21 क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है, प्रभाव का, तत्परता का, सादृश्यता का, साहचर्य के नियम। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, तत्परता के नियम पर आधारित है प्रस्तावना सोपान सीखने के नियम। सम प्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, पृथक्करण, और 22 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा डैश द्वारा किया गया था, टोलमैन, बेंडूरा, थार्डनाइक, कोहलर, और राइट ऑप्शन हो जाएगा 23 का हमारा ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 है बेंडूरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बेंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित थे, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का मनो सामाजिक सिद्धांत। राइट ऑप्शन हो जाएगा 24 का 1 सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है बेंडूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर दबे व्यक्ति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था, गणित अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, भाषा अध्ययन, ये सभी, और 25 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, ये सभी चीजें। ठीक है, 26 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। ठीक है, अभी जो एग्जाम हुआ था यूपी टेट का, वो एक क्वेश्चन पूछा गया था उसमें, और ये थार्डनाइक के नियम है, तत्परता का, तनाव का, प्रभाव का नियम है, अभ्यास का नियम है, तनाव का नियम ये नहीं है। ठीक है, सीखने के नियम में नहीं है, और ये जो तीनों नियम ये थार्डनाइक के नियम है, ये भी ध्यान रखें आप। ठीक है, ये किसके नियम है, थार्डनाइक के नियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करते हैं, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित कौन से सही हैं, और 27 का राइट ऑप्शन क्या है हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। बच्चे क्या है, समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, ये तीनों चीजें बच्चों के बारे में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है, यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों को बदलना, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना बिल्कुल नहीं, पुराने प्रत्ययों में किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें 2, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना। ठीक है, और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना सबसे क्या है, अच्छी विधि है प्रोत्साहन देने के लिए, उनके विकास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है, प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करने से, देकर, साफ सफाई जो है पढ़ने पर इनाम देकर जैसे टॉफी वगैरह, या उनमें चिंता और डर पैदा करके। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने कैसे प्रोत्साहित करेगी, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर की जा सकती है। 30 क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, विषय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, क्रिया केंद्रित या बाल केंद्रित। राइट ऑप्शन क्या है हमारा,
बाल केंद्रित, क्योंकि आजकल जो हमारी शिक्षा है वो किस पर आधारित है, बाल केंद्रित शिक्षा है हमारी। शिक्षक केंद्रित शिक्षा कौन सी थी, जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वो शिक्षक कालीन जो है शिक्षा मानी जाती थी, शिक्षा होती थी, क्योंकि उसमें शिक्षक आते थे, लेक्चर देते थे और बच्चों के समझ में आए चाहे ना समझ में आए, रट्टा मारने पर जोर दिया जाता था और चीज़ों को समझने पर और जीवन के अनुभवों पर इन सब चीज जोर नहीं दिया जाता था। और बच्चों पे इस तरीके से कहा जाता है, हाँ अभी याद करना, आपको कल कंठस्थ करके सुनाना है। तो क्या था उसमें, शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। आजकल की शिक्षा क्या है, बच्चों के अनुरूप शिक्षा देना, बाल केंद्रित शिक्षा है ये। ठीक है, बच्चों की रुचियों को जागृत करना, उनकी रुचि के अनुसार, उनके उसके अनुसार उनको शिक्षा देना, बाल केंद्रित शिक्षा इसलिए कहलाता है। ठीक है, और इसी के साथ ये 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं बाल मनोविज्ञान में। और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।